अब यहां पर हम डिस्कस करेंगे एक नया टॉपिक, इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। किस तरीके से इवेंट्स होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ये मैं यहां आपको बताऊंगा। और ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं जब सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं तो वो सर्टेन इवेंट्स होते हैं जो वो फॉलो करते हैं। सबसे पहला इवेंट इसमें होता है कि भाई फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का एक इवेंट जो है उसके पीछे और उसके आगे के इवेंट्स को हम जोड़ करके टोटल स्टेज बता सकते हैं। तो फर्टिलाइजेशन से पहले का जो पीरियड होगा उसे हम बोलेंगे प्री फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन के बाद का जो पीरियड हुआ तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो देखिए आपका पूरा जो नेमिंग है, इसकी नेमिंग भी फर्टिलाइजेशन के वर्ड के ऊपर ही है, फर्टिलाइजेशन से पहले और फर्टिलाइजेशन के बाद। फर्टिलाइजेशन एक ऐसा इवेंट है जहां गैमेट्स का क्या हो रहा है, फ्यूजन हो रहा है। एक बार जब फ्यूजन हुआ तो ये फर्टिलाइजेशन स्टेज हो गया, और फ्यूजन होने के बाद का जो डेवलपमेंट है ऑर्गेनिज्म बनने का वो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट है। और यहां गैमेट्स का फॉर्मेशन, गैमेट्स फॉर्म करेंगे ना, तो गैमेट्स का फॉर्मेशन और फिर गैमेट्स का ट्रांसफर, गैमेट्स का ट्रांसफर, ये दोनों इवेंट्स किस में आ गए, ये दोनों इवेंट्स आ गए प्री फर्टिलाइजेशन में। ठीक है, गैमेट्स बनेंगे एक तो, और फिर वो उन्हें ट्रांसफर भी तो करना है, मतलब ह्यूमन मेल स्पर्म फीमेल ओवम तक पहुंचेगा भी तो। क्लियर, ये सारा प्री फर्टिलाइजेशन। जब मिक्स हुए दोनों क्लोज आए तो फिर न्यूक्लियस का फ्यूजन हुआ, दैट इज फर्टिलाइजेशन। और उसके बाद का जो फर्दर डेवलपमेंट है, जाइगोट बनना, जाइगोट से पूरा ऑर्गेनिज्म बनना, दैट इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। अब जो चैप्टर है हमारा इन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, इसी टॉपिक पर अब पूरा चैप्टर चलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो इवेंट है यहां पर प्री फर्टिलाइजेशन हम पढ़ेंगे। ये ऐसा इवेंट है जो बिफोर द फ्यूजन ऑफ द गैमेट्स हो रहा है। ठीक है, इसमें 2 तरीके के फेजेस हैं, एक है गैमेटोजेनेसिस और दूसरा है गैमेट ट्रांसफर। गैमेट जेनेसिस, जेनेसिस मतलब बनना, तो जैसे मैं बोलूंगा oogenesis मतलब ओवम का बनना, स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्म्स का बनना। तो जब भी जेनेसिस वर्ड लगता है मतलब फॉर्मेशन की बात होती है, गैमेटोजेनेसिस मतलब गैमेट्स का बनना, और फिर गैमेट्स का ट्रांसफर मतलब किस तरह से गैमेट एक से दूसरी जगह ट्रांसफर होगा ताकि फर्टिलाइजेशन हो सके। ये दोनों इवेंट किसके अंदर आएंगे, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट के। एक एक टॉपिक को अब समझ लेते हैं। सबसे पहला जो यहां पर टॉपिक है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस मतलब सिंपल डेफिनेशन इसकी, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। वो गैमेट्स मेल गैमेट्स हो या वो गैमेट्स फीमेल गैमेट्स हो, इट डजंट मैटर, गैमेट्स का बनना ही अपने आप में ये एक प्रोसेस हो गया। इसके बाद सबसे जरूरी बात जो यहां पता होनी चाहिए कि गैमेट्स क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय हैप्लॉइड एंड व्हाट डू यू मीन बाय द अदर टर्म डिप्लॉइड। डिप्लॉइड क्या होता है और हैप्लॉइड क्या होता है। डिप्लॉइड का मतलब हो गया सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, जो टोटल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स है उसे हम बोलेंगे डिप्लॉइड कंडीशन, इसको हम 2n से रिप्रेजेंट करते हैं। वहीं जब हम लिखते हैं हाफ द सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, हाफ द सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, तब हम कहते हैं वी आर टॉकिंग अबाउट हैप्लॉइड नंबर, और इसे n से रिप्रेजेंट करते हैं। ह्यूमंस के केस में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं टोटल, एक सेल के अंदर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। ये अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग नंबर होता है। मैं बात कर रहा हूं ह्यूमंस की, मैं बात कर रहा हूं किसकी, ह्यूमंस की। ये बात वैसे आपको ऑलरेडी पता होगी, बट टू बी एंश्योर मैं आपको फिर से बता रहा हूं, ध्यान से रिवाइज करा रहा हूं एक बार। एक सेल के अंदर, ह्यूमंस के अंदर 23 पेयर क्रोमोसोम्स होते हैं, इसका मतलब कितना होगा 46। लेकिन वहीं, अच्छा 46 का मतलब क्या हुआ 2n, तो n नंबर की वैल्यू क्या है 23, डन। वहीं अगर ये कंडीशन कैसी है, डिप्लॉयड है। वहीं जब गैमेट्स बनते हैं, तो गैमेट्स जब बनते हैं तो क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं। सो दैट मींस अब स्पर्म में या ओवम में 46 क्रोमोसोम्स नहीं होंगे, 23 होंगे, तो n विल बी 23। ऐसा क्यों है, क्योंकि जब ये 23 और 23 फ्यूज करेंगे तो वापस से जाइगोट में वो नंबर रीगेन कर जाएगा, दैट इज डिप्लॉयड कंडीशन फिर से आ जाएगी 2n, दैट इज 46। समझ में आया। तो 46 जब मैं बोलूंगा ह्यूमंस के रिस्पेक्ट में क्रोमोसोम, दैट मींस आई एम टॉकिंग अबाउट डिप्लॉयड कंडीशन। यहां पर 23 पेयर, पेयर बोलने का मतलब भी यही है 46। पेयर का मतलब आपका डबलिंग कर देंगे, है ना, पेयर ऑफ शूज जैसे बोलते हैं, तो 2 जूते होते हैं बेसिकली, लेफ्ट एंड राइट पैर के। इसी तरीके से यहां पर हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो गए 23, उसे हम बोलते हैं हैप्लॉइड। बाकी इससे ज्यादा डिटेलिंग है वो मैं आगे आपको बताऊंगा, यहां पर इतना जानना काफी है कि गैमेट्स जो हैं वो क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। ठीक है, अब कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी होते हैं जहां पर ये जो गैमेट्स होते हैं ये बिल्कुल सिमिलर इन साइज एंड सिमिलर इन शेप होते हैं।
ये गैमेट्स अगर सिमिलर इन साइज एंड सिमिलर इन शेप होते हैं तो इन्हें हम कहते हैं आइसोगैमेट्स। ठीक है, आइसोगैमेट्स कहां कंडीशन हो सकती है, एल्गी में ये कंडीशन हो सकती है। और कैटेगराइज हम नहीं कर सकते कि मेल गैमेट कौन सा और फीमेल गैमेट कौन सा है। एग्जाम्पल सर, एग्जाम्पल ये क्लैडोफोरा का एग्जाम्पल है किसी एल्गी का, और ये देखिए दो गैमेट्स हैं, ये दोनों गैमेट्स आपस में दिखने में बिल्कुल एक जैसे हैं, साइज में एक जैसे हैं, शेप में एक जैसे हैं। यहाँ मेल और फीमेल हम बताते ही नहीं है, हम बस ये कहते हैं ये दो गैमेट्स बिल्कुल फ्यूज कर जाएंगे। मेल और फीमेल गैमेट्स इसमें से बेसिकली हम देख के बता ही नहीं सकते। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपसे आइसोगैमेट्स की डेफिनेशन एक नंबर में पूछी जा सकती है और इसका एग्जांपल पूछा जा सकता है। देखिए इसका एग्जांपल क्लैडोफोरा इसका एग्जांपल है। ठीक है, इट्स अ एल्गी। नेक्स्ट आता है कि हो सकता है कि जो आपके जो गैमेट्स हैं वो अब सेम ना दिखे, दे आर ऑफ डिफरेंट साइज। तो जब वो मॉर्फोलॉजिकली क्या होते हैं, बिल्कुल डिफरेंट होते हैं फिजियोलॉजिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली, तब हम उस कंडीशन को कहते हैं हेटेरोगैमेट्स। हेटेरोगैमेट्स आपके जब सिमिलर साइज एंड शेप था तो आइसोगैमेट्स, जब डिफरेंट है तो हेटेरोगैमेट्स। ठीक है, तो ऐसे में आप देखिए कि मेल स्पर्म हो सकता है, फीमेल एग या ओवम हो सकता है। मेल स्पर्म को बेसिकली हम एनिमल्स के रिस्पेक्ट में बोलते हैं, जब हम प्लांट्स की बात करते हैं तो एंथ्रेजॉइड बोलते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर दिखाए थे आपको। ये देखिए हेटेरोगैमेट्स की कंडीशन, यहाँ होमो सेपियंस एग्जांपल है। जैसे ह्यूमंस के केस में ये जो आपको दिखाया हुआ है ये एक एग सेल है, और मेल्स के केस में ये जो आपको सेल दिखाई हुई है दिस इज अ स्पर्म सेल। ठीक है, तो ये आपके एग्जांपल हो गए हेटेरोगैमेट। देखिए दोनों दिखने में बिल्कुल डिफरेंट है, साइज में, शेप में एंड फिजियोलॉजी में भी। ठीक है, इसके अलावा दूसरा एग्जांपल अगर हम देखें हेटेरोगैमेट्स का तो एग्जांपल इज दिस फ्यूकस एल्गी है। ये देखिए फीमेल गैमेट और ये हो गया मेल गैमेट। तो ऑब्वियसली इससे पता लगता है कि गैमेट्स क्या हो सकते हैं, सिमिलर भी हो सकते हैं आइसोगैमेट कंडीशन, या फिर वो देखने में शेप डिफरेंट हो सकती है हेटेरोगैमेट्स कंडीशन। याद रखेंगे आप, एग्जांपल के साथ याद रखना है। एग्जाम्पल नहीं दिया तो टीचर हाफ मार्क कट कर सकती है, ये बात ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम ऑर्गेनिजम्स को भी इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं कि हो सकता है एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म में, मतलब अगर मैं आपसे बोलूं कि दो पेरेंट चाहिए, पेरेंट 1 एंड 2, क्या ऑलवेज ऐसी कंडीशन होगी? आंसर इज नो। हमेशा दो पेरेंट्स की जरूरत रहेगी ऐसा जरूरी नहीं है। बेसिकली कभी कभी यह भी हो सकता है कि एक ही इंडिविजुअल हो, इंडिविजुअल एक ही है और उसके अंदर मेल भी प्रेजेंट है, मेल गैमेट्स भी प्रेजेंट है, और उसके अंदर फीमेल गैमेट्स भी प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को आप क्या बोलेंगे? ठीक है, या फिर ऐसे भी इंडिविजुअल्स होते हैं जिनके अंदर सिर्फ मेल गैमेट्स हो सकते हैं या फीमेल गैमेट्स हो सकते हैं। तो देखिए उस चीज को डिवाइड किया जाता है दो तरीके की टर्मिनोलॉजीज में। पहला है मोनोशियस, इसको हम बोलते हैं होमोथेलिक। मतलब क्या हुआ? मतलब ये क्या हुआ कि बोथ द सेक्सेस आर प्रेजेंट इन द सेम इंडिविजुअल। ये जो केस मैंने आपको दिखाया ये कौन सा है? मोनोशियस का है। मोनो मतलब वन, वन इंडिविजुअल में दोनों सेक्सेस का प्रेजेंट है, मेल गैमेट्स प्रोड्यूस भी हो रहे हैं और फीमेल गैमेट्स भी प्रोड्यूस हो रहे हैं, इसे हम कहते हैं होमोथेलिक कंडीशन। दूसरा इंडिविजुअल्स वो हो गए जिसमें सेक्सेस जो हैं बिल्कुल अलग हैं, सेपरेटली एकदम प्रेजेंट है दोनों इंडिविजुअल में, या तो सिर्फ मेल गैमेट्स प्रोड्यूस हो रहे होंगे या फिर सिर्फ फीमेल गैमेट्स, उसे हम बोलते हैं डायोशियस कंडीशन। तो दो वर्ड्स आपको यहां पे समझ में आए, मोनोशियस एंड डायोशियस। डायोशियस मतलब इंडिविजुअल अलग अलग है, दो सेक्सेस बिल्कुल अलग सेपरेट, और मोनोशियस मतलब एक ही इंडिविजुअल में दोनों। क्लियर? इसके लिए हेटेरोथेलिक वर्ड है, हेटेरो मतलब अलग अलग, और होमोथेलिक समझ जाइए मतलब सेम ही ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है। ये दोनों वर्ड्स में कोई गड़बड़ नहीं करेगा। अब अगर मैं बात करूं फ्लावर्स के केस में, प्लांट्स के केस में, तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर, यूनिसेक्सुअल मतलब एक इंडिविजुअल सेक्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो कौन सी कंडीशन हुई वहां पर कंडीशन हुई डायोशियस वाली कि सेपरेटली इंडिविजुअल्स है ना, सेक्सेस जो है वो बिल्कुल अलग है, गैमेट्स प्रोड्यूस करने की एबिलिटी बिल्कुल अलग है, दोनों गैमेट्स एक पे नहीं प्रोड्यूस हो रहे। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर में जो मेल फ्लावर होता है उसे हम कहते हैं स्टेमिनेट, फीमेल फ्लावर होता है उसे हम कहते हैं पिस्टिलेट। पिस्टिल आपको पता होगा रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फीमेल है इन द प्लांट, जिसमें ओवरी, स्टिग्मा, स्टाइल तीनों स्ट्रक्चर्स होते हैं। और स्टेमिनेट वाला आपको पार्ट पता होगा, इस तरह से फिलामेंट होता है और आगे की तरफ क्या होता है? एंथर। ये आपको चैप्टर 2 में हम डिटेल में पढ़ाएंगे, ये फिलामेंट होता है।
मैं इस डायग्राम से आपको दिखा देता हूं कि जब एक फ्लावर में दोनों मेल और फीमेल दोनों पार्ट्स प्रेजेंट है, स्टेमिनेट भी और पिस्टिलेट भी, तो उसे हम क्या कहते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर। वहीं देखो सिर्फ स्टेमिन्स प्रेजेंट है, ये फिलामेंट एंड एंथर, ऊपर की तरफ क्या हो गया, ये एंथर हो गया, नीचे आपको फिलामेंट दिख रहा है, उसे हम बोलेंगे स्टेमिनेट। तो ये यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर है, तो ये यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर है। और यहां पर यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर बोलूंगा तो पिस्टिलेट फ्लावर, सिर्फ पिस्टल जो आपका पार्ट है वो प्रेजेंट है, ओवरी, स्टिग्मा एंड स्टाइल। ठीक है, बहुत इजी है, वैसे तो ये समझ में आना चाहिए, बहुत ही इजी पार्ट है। आप सभी ने 11th-12th में बायोलॉजी ली है, इसका मतलब लोअर क्लासेस में आपको बायोलॉजी पसंद आती ही होगी, ये एज्यूम कर रहा हूं मैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो इस वजह से क्या है कि ये टॉपिक आपको समझने में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, मोनोशियस और डायोशियस विद रिस्पेक्ट टू फ्लावर देखें या प्लांट देखें तो स्टूडेंट्स यहां पर एग्जाम्पल आपसे पूछा जाएगा 1 मार्क में, ऐसे प्लांट के नाम बताएं जो मोनोशियस है, ऐसे प्लांट के नाम बताएं जो डायोशियस है। डेफिनेशन के साथ साथ एग्जाम्पल की बहुत इंपॉर्टेंस है, याद रखेंगे आप, हिबिस्कस या कोकोनट, ये एग्जाम्पल आपके हो जाते हैं मोनोशियस प्लांट के, होमोथेलिक प्लांट के। ये डायग्राम यहाँ पे दिखाया हुआ है, यहाँ पर एक मोनोशियस प्लांट चारा, ये भी आपको दिखाया हुआ है, ठीक है स्टूडेंट्स। इस तरीके से यहाँ पर देखिए एंथ्रीडियम पार्ट है, मैं आपको डायग्राम में दिखा देता हूँ, ये वाला जो पार्ट है एंथ्रीडियम है, ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, वहीं ऊगोनियम ऊपर दिखाया हुआ है, इसे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोलते हैं। तो ऊगोनियम इज रिलेटेड टू फीमेल एंड एंथर प्रोड्यूस करने वाले जो आपके एंथ्रीडियम वाला स्ट्रक्चर हो गया वो मेल से रिप्रेजेंट करा जा रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, यूनिसेक्सुअल या डायोशियस प्लांट की बात करी जाएगी तो वहां जो एग्जांपल है, पहला एग्जांपल पपाया का है और दूसरा है डेट पाम। इन दोनों एग्जांपल को कोई भी स्टूडेंट गलत नहीं करेगा, पपाया का एग्जांपल और डेट पाम का एग्जांपल याद होना चाहिए, ये डायोशियस कैटेगरी में है, ये 1 मार्क में एग्जांपल आपसे पूछे जाते हैं। यहां पर देखिए ये फीमेल थैलस है, थैलस ये स्ट्रक्चर हो गया पूरा का पूरा, और फीमेल फ्लावर जो ऊपर की तरफ है इसे हम दिखा रहे हैं आर्चिगोनियोफोर से, ठीक है। मैं दिखा देता हूं, यहां पर देखो इस जगह यहां पर अच्छे से दिखाया हुआ है, आर्चिगोनियोफोर से, आर्चिगोनिया जब हम बोलते हैं तो वो फीमेल थैलस की बात होती है, फीमेल फ्लावर की बात होती है। वहीं आपको एंथ्रीडियोफोर बोलेंगे, है ना, तो मेल फ्लावर की बात होगी। तो ये मेल थैलस है एंथ्रीडियोफोर और ये फीमेल थैलस है आर्चिगोनियोफोर, ठीक है, गड़बड़ नहीं करेंगे, अच्छे से याद रखेंगे। ये डायग्राम एनसीईआरटी का ही है और एग्जांपल है आपके डायोशियस। डायोशियस का मतलब बता चुका हूं मैं कि सेपरेट है रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर मेल एंड फीमेल के, आंसर इज पपाया एंड डेट पाम, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं एनिमल्स के रिस्पेक्ट में। अभी तक हमने प्लांट्स के रिस्पेक्ट में चीजें पढ़ी, अब एनिमल्स के रिस्पेक्ट में पढ़ लेते हैं, इंसेक्ट्स के रिस्पेक्ट में पढ़ लेते हैं। तो यहां पर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर मेल और फीमेल दोनों ही तरह के गैमेट्स प्रोड्यूस हो सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं बाइसेक्सुअल, ये तो पता लग गया आपको। इसके साथ साथ जो एनिमल्स हैं उसमें जो टर्मिनोलॉजी यहां पर यूज होती है वो है हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट कैटेगरी वो है जहां ऐसे ऑर्गेनिज्म जो पोजेस करते हैं बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एक ही इंडिविजुअल में, जैसे कि अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म को तो मैं डायग्राम दिखा सकता हूं यहाँ पर, ये आपके सिलेबस में भी है। इनफैक्ट चैप्टर जो आपका आगे आने वाले हैं उसमें टिश्यूज वाले चैप्टर में आगे कुछ एनिमल्स को स्टडी करेंगे हम, उनके फिजियोलॉजी देखते हैं, वहां पर अर्थवॉर्म आपके सिलेबस में होता है। तो देखिए किस तरह से सेगमेंट्स हैं और ऊपर के सेगमेंट्स यहाँ पर टेस्टिस बताते हैं, ये वाले पार्ट ऊपर के सेगमेंट टेस्टिस बताते हैं और नीचे के पार्ट जो है आपका ओवरी बताता है। तो एक अर्थवॉर्म क्या करता है बेसिकली, जरूरी नहीं है वो सेल्फ फर्टिलाइजेशन करे, दो अर्थवॉर्म बहुत क्लोज हो जाते हैं और एक का जो आपका टेस्टिस वाला पार्ट होता है जो स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं वो दूसरे के साथ कहीं ना कहीं वो ट्रांसफर हो जाते हैं। बट यहां पर बताने की बात यह है कि एक ही इंडिविजुअल में दोनों तरीके के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या है, प्रेजेंट है। तो इस तरह का यहाँ पर एग्जाम्पल है अर्थवॉर्म का, डू नॉट डू दिस रॉन्ग। इसके अलावा और भी एग्जांपल्स हैं, कुछ फ्रॉग या कुछ बर्ड्स में भी हर्माफ्रोडाइट कंडीशन हो सकती है। बाकी लीच, ठीक है, ये भी एग्जांपल है आपका हर्माफ्रोडाइट का। नेक्स्ट आते हैं डायोशियस एनिमल्स। तो ऐसे एनिमल्स जो यूनिसेक्सुअल है, जहां सिर्फ मेल या फीमेल ही होगा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, जैसे ह्यूमंस, कॉकरोचेस। कॉकरोचेस का तो हम डायग्राम भी देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए किस तरीके से डायग्राम है। ये डायग्राम अगेन आपके सिलेबस का पार्ट है, वहां कॉकरोचेस को हमें डिटेल में पढ़ना है। ये इधर इस तरह से जो स्ट्रक्चर होता है ना पीछे यहां पर दिखाया हुआ है, इसे हम कहते हैं एनल स्टाइल। और ये जो एनल स्टाइल स्ट्रक्चर होता है ये बताता है मेल को कि इंडिविजुअल क्या है, मेल है, यहां पर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होंगे। फीमेल के केस में एनल स्टाइल नहीं होता है, ठीक है। तो ये आपका फीमेल वाला डायग्राम है, ऊपर वाला डायग्राम मेल का है, बहुत डिस्टिंक्ट है, ठीक है। तो चलो ये आपका एग्जांपल हो गया। नेक्स्ट आपका ये हो गया कि जो गैमेट
फॉर्मेशन हो रहा है वो किस तरीके के पेरेंट में कैसे रिएक्ट करता है दिखा देते हैं, यहां पर बता देते हैं कि अगर मान लीजिए पेरेंट हैप्लॉइड ही है, पेरेंट हैप्लॉइड है, तो वहां पर माइटोसिस होगी, क्योंकि माइटोसिस में आपको पता है माइटोसिस में क्या होता है, जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो सेम ही रहता है एज पेरेंट्स। अब हैप्लॉइड से नीचे क्या जाओगे, है ना, हैप्लॉइड तो कंडीशन ऑलरेडी हाफ हो गई, तो हाफ है तो उसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे और वैसे ही आपका क्या बन जाएंगे, गैमेट्स बन जाएंगे। लेकिन डिप्लॉइड पेरेंट्स है, अगर पेरेंट्स के अंदर 46 क्रोमोसोम्स हैं तो वहां पे फिर क्रोमोसोम नंबर को रिड्यूस करना पड़ेगा ना 23 गैमेट्स के अंदर। इस तरीके के जो सेल डिवीजन होता है उसे हम क्या कहते हैं, मियोसिस। ठीक है, और स्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं जो अंडरगो करती हैं मियोसिस, उन्हें हम कहते हैं मियोसाइट्स। ये वर्ड एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, इस वर्ड पे डेफिनेशन पूछी जा सकती है, तो इसका आंसर होगा इन डिप्लॉइड पेरेंट्स इट इज बाय मियोसिस, जो सेल डिवीजन है गैमेट फॉर्मेशन का वो मियोसिस के थ्रू होगा, और स्पेशल सेल वो काम करती हैं उन्हें हम मियोसाइट्स कहते हैं। ठीक है, बहुत छोटा सा वर्ड है, एक लाइन की डेफिनेशन है, बस याद रखना है आपको। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप यहां तक आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट जल्दी से मैं आपको डिप्लॉइड और हैप्लॉइड में डिफरेंस बता देता हूं। ये चीज वैसे तो मैंने पहले डिस्कस कर ली थी, लेकिन फिर से अगर मैं पॉइंट वाइज मैनर में बताऊं तो सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं यहाँ पर, 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, वहां पर आपका सिंगल क्रोमोसोम सेट होगा। तो यहाँ पर n क्या है, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, 2n क्या है, डबल दी सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। ये 2n कंडीशन देखो नेक्स्ट पॉइंट में आ भी रही है, जहां पर क्या हो रहा है, माइटोसिस होता है और मेंटेन करा जाता है 2n सेट डिप्लॉइड कंडीशन। वही गैमेट जो होते हैं वो गैमेट्स में मियोसिस होकर के 2n सेल से n सेल कंडीशन बन जाती है। तीसरा पॉइंट यहां पर ये कहता है कि अगर डिप्लॉइड सोमेटिक सेल्स हैं तो वहां पे क्रोमोसोम नंबर क्या होंगे, ह्यूमंस के रिस्पेक्ट में 46 होंगे, लेकिन अगर हैप्लॉइड है सोमेटिक सेल्स तो वहां पर क्रोमोसोम नंबर 23 होता है। वैसे ह्यूमंस के केस में जो गैमेट्स होते हैं वही हैप्लॉइड होते हैं और वहां पर क्रोमोसोम नंबर 23 देखा जाता है। एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है कि डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म कौन से हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, फंगस है। वहीं हैप्लॉइड में अगर एग्जांपल्स देखें तो पैरासाइट, एंड्स ऐसे एग्जांपल हो जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको यहां तक लेक्चर अच्छे से समझ में आया। थैंक यू सो मच।